यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द लीनियर एक्सपेंसिविटी अल्फा। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि एरिया एक्सपेंशन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो होगा वो अल्फा का ट्वाइस होगा। अल्टीमेटली प्रूफ ये करना है आपको। इसमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एक्सपेंशन के लिए कोई सिंबल नहीं बताया, हमने उसके लिए बीटा सिंबल यूज किया था, तो इसमें उसको सिंबलाइज नहीं किए, इसने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो इसने इसको क्या नहीं किया, सिंबलाइज नहीं किया, मतलब कि इसके लिए कोई सिंबल नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि ये कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और ये प्रूव करना है कि लीनियर एक्सपेंशन का ट्वाइस होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का ट्वाइस होता है। हालांकि हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें हमने ये माना था कि जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों ही एल है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट हमने कंसीडर की थी डायग्राम में, जिसमें लेंथ ब्रेथ दोनों को ही एल माना गया था, और उसको मान करके हमने ये सॉल्व करके बताया था दैट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये प्रूव किया था हमने। लेकिन अभी ये कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट है। पहले हमने रेक्टेंगुलर शीट में मानी थी, स्क्वायर शीट मानी थी। स्क्वायर शीट देखिए जिसकी लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल थी। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी। इसके बेसिस पर ही तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हियर आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक रेक्टेंगल को दिखाएंगे। दिस रेक्टेंगल इज हैविंग लेंथ एल एंड ब्रेथ बी। इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ जो है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने बी मान लिया। ठीक है। इसके बाद हमने इसको हीटअप किया। हीटअप करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा तो इसकी लेंथ और ब्रेथ में चेंज आएगा। इसकी लेंथ और ब्रेथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रेक्टेंगल था इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, डायग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं। ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई एंड दिस इज द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट एंड दिस इज द ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब इसको ए बी भी लिख सकते हैं, एल बी लिख सकते हैं, तो एल बी लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको हीटअप किया। हीटअप करने पर एक्सपेंशन हुआ, ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद जो नई लेंथ आएगी वो आ जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। दिस इज द न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेथ है बी प्लस डेल्टा बी। दिस इज द न्यू। तो हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया कि इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, आगे की कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगी। और इसमें एक दो बातें मैं लिख देता हूँ पहले। जो चेंज इन लेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी एंड चेंज इन ब्रेथ इज इक्वल टू, हम लीनियर एक्सपेंशन मान रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है और यहाँ पर इसकी ब्रेथ में चेंज हो रहा है। तो मैं इसको कंप्लीट एरिया मान करके एक्सपेंशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लेंथ में कितना चेंज हुआ। चेंज इन लेंथ इज अल्फा एल डेल्टा टी, जनरल फॉर्मूला लगाया हमने इसका। एंड चेंज इन ब्रेथ अल्फा बी मीन्स ओरिजिनल ब्रेथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये दो फॉर्मूला हमारे काम में आएंगे कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा, पहले इसका जो एरिया था वो ए था, पहले जो इसका एरिया था वो क्या था, ए था। और अभी हम फाइंड करेंगे चेंज इन एरिया। जो न्यू एरिया आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस डेल्टा ए। दिस इज द न्यू एरिया आफ्टर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन से पहले देखिए ये इसका एरिया था जिसको मैंने डार्क किया, दिस इज द एरिया ऑफ द शीट। एक्सपेंशन के बाद में इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। तो चेंज इन एरिया, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए। So now I am starting the calculation. Change in area.
चेंज इन एरिया को हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा ए से। तो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जनरल कैलकुलेशन है, ज़्यादा टिपिकल लगेंगे। डेल्टा ए, चेंज इन एरिया इज डेल्टा ए, यहाँ लिखा हुआ देखिए फाइनल एरिया। फाइनल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल एरिया फाइंड करेंगे फाइनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय फाइनल ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो दिस इज द फाइनल लेंथ एंड फाइनल ब्रेथ, एल इंटू बी, फाइनल एरिया आ गया। इनिशियल एरिया कैसे निकालेंगे? इनिशियल एरिया निकालेंगे एल इंटू बी से, एल इंटू बी, दिस इज द इनिशियल एरिया। अब बस कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए किस चीज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेल्टा एल और डेल्टा बी की। जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दे रखी है, डेल्टा एल और डेल्टा बी दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रही है, तो ये दोनों वैल्यूज उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे और आगे कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इन दोनों को, एल इंटू बी, एल बी, एल इंटू डेल्टा बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एल डेल्टा बी, दिस इज द सेकेंड टर्म, एल इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा एल इंटू बी, और यू कैन राइट बी डेल्टा एल, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। मल्टीप्लाई से हमने ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट ओपन करते ही यहाँ पर ये पैरामीटर्स हमारे सामने आ जाएंगे, ये कैलकुलेशन आई। और इस पूरे के माइनस में क्या था, ये जो पूरी स्टेटमेंट थी इस पूरे के माइनस में था एल बी, तो इट इज माइनस एल बी। अब इसके बाद देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वो आपको इजीली आइडेंटिफाई है। देखिए यहाँ पर ये एल बी पॉजिटिव है, ये एल बी नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इस कैलकुलेशन में। और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी, डेल्टा ए इज इक्वल टू, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल डेल्टा बी। अच्छा, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं साथ साथ, एल डेल्टा बी, नेक्स्ट बी डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डेल्टा बी। अगर ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर। ये एल है, डेल्टा बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा बी डेल्टा बी। तो हेयर आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी, डेल्टा बी की वैल्यू पुट की मैंने अल्फा बी डेल्टा टी प्लस, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगी, ये है बी और डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है अल्फा एल डेल्टा टी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इस जगह पर। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी प्लस, अब इन दोनों की वैल्यू फिर से पुट करनी है, डेल्टा एल और डेल्टा बी। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा करके हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, अल्फा एल डेल्टा टी, एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी इज अल्फा बी डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, टेक द स्क्रीनशॉट, इस कैलकुलेशन तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। और इस स्टेटमेंट से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है इस पूरी स्टेटमेंट में, यहाँ पर भी एल है, बी है और अल्फा है। इस जगह पर भी क्या दिख रहा है आपको, बी अल्फा एल, यहाँ पर भी है बी अल्फा एल, इस जगह पर भी अल्फा भी है, एल भी है और बी भी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेने वाले किस चीज को, एल बी और अल्फा को। तो अल्फा कॉमन लिया और एल बी, ये दोनों क्वांटिटीज को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। डेल्टा टी को भी ले सकते हैं, डेल्टा टी भी आपको सब जगह पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एल इंटू बी और ये डेल्टा टी, इसको कॉमन ले लिया हमने। तो एल अल्फा बी डेल्टा टी, इस पूरे में से ये चारों क्वांटिटीज हमने कॉमन ली, तो क्या बच जाएगा, तो आंसर है यहाँ पर आएगा 1। और इसमें भी ये 4 क्वांटिटीज है, ये सारी क्वांटिटीज को हमने क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा,
यहाँ पर भी 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1। और इस जगह पर क्या क्या बचेगा, एक तो हमने कॉमन लिया, देखिए मैं इसको टिक मार्क कर रहा हूँ, एक तो हमने अल्फा का कॉलम कॉमन लिया, एल को कॉमन लिया, और बी को कॉमन लिया, और डेल्टा टी को कॉमन ले लिया। तो क्या क्या बच गया यहाँ पर, अल्फा डेल्टा टी, ये सब कॉमन आ रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर बचेगा अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी ये तो बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है, क्यों है इसके बारे में सुनिए। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अल्फा एल बी, देखिए एल बी, ये एल बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एरिया लिख सकता हूँ क्या। एरिया क्या होता है, इनिशियल एरिया क्या था, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने इस एल इंटू बी की जगह पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो हेयर आई एम राइटिंग इन प्लेस ऑफ एल इंटू बी, एल इंटू बी की जगह पर ए लिखा, और ये आ गया डेल्टा टी। 1 + 1 इट विल बी 2 एंड प्लस अल्फा डेल्टा टी। So here I am writing the statement alpha is a very small quantity। जो अल्फा है उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत छोटी होती है, जैसे कि ब्रास का अल्फा आपने देखा था 0.0000002 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अल्फा की वैल्यू थी ये तो बहुत स्मॉल थी, 0.00002 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा। अब इतने छोटे नंबर से अगर मैं डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी स्मॉल नंबर आएगा, और अगर मैं उसको 2 के साथ ऐड करूंगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2.00001, तो इससे क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा, लगभग ये 2 के बराबर ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा इज ए, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अल्फा डेल्टा टी, so alpha delta t is negligible, so alpha delta t is negligible, therefore neglecting it, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस स्टेटमेंट में क्या क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस डेल्टा टी, 2 प्लस, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, इसको तो हमने 0 ही मान लिया, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा। अब देखिए बाकी सब क्वांटिटीज एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका बनाना है, ये देखो ए डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए, ये ए डेल्टा टी इधर आया तो इट विल बी इन द डिवाइड, बन गया फॉर्मूला। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और यहाँ पर क्या बच गया, अल्फा, और क्या बच गया 2, तो इक्वल टू में रह जाएगा 2 अल्फा एंड प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया कि डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी किसके बराबर होता है, 2 अल्फा के बराबर होता है। Okay, see this is the next question. This is the example of your NCERT book. NCERT book का ये सॉल्व एग्जाम्पल है, जिसमें सॉल्व भी किया हुआ है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। ओके, क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया, एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ मतलब कि लोहार है, फिक्सेस आयरन रिंग, एक आयरन का रिंग है, वो किसके ऊपर फिक्स करने वाला है, एक वुडन व्हील है, लकड़ी का एक व्हील है, जो किसमें काम आता है, बुल लोक पार्ट में। जो बैलगाड़ी होती है उसमें इस तरह के व्हील होते हैं, तो सबसे पहले मैं व्हील बनाता हूँ। तो दिस इज ए वुडन व्हील, ये एक लकड़ी का व्हील है, वुडन व्हील है। ओके, तो ये जो वुडन व्हील है इसके ऊपर क्या करना है, एक आयरन की रिंग को फिक्स करना है। अब इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर गिवन है 5.243, 5.243, मतलब इसका डायमीटर ज्यादा है।
और इसके ऊपर एक आयरन की रिंग को लगाना है, एक आयरन की रिंग को लगाना है। वो जो आयरन की रिंग है उसका डायमीटर है 5.231, 5.231। तो देखिए ये तो इसके ऊपर फिक्स नहीं हो सकती है, ये तो इसके ऊपर क्या नहीं हो पाएगी, फिक्स नहीं हो पाएगी। अब जो मेरे पास व्हील है वो इतना बड़ा है, अब उसके ऊपर एक रिंग लगानी है, उसके ऊपर एक आयरन की क्या लगानी है, रिंग लगानी है, और रिंग का डायमीटर तो कम है, तो इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। तो इसको इसके ऊपर कैसे फिक्स किया जा सकता है? जो रिंग है दिस इज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको रिंग बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नॉन एज रिम, ये रिम है। ये व्हील का क्या है, रिम है, जिसके ऊपर क्या लगानी है, जिसके ऊपर रिंग लगानी है। सेम सेम वर्ड है, कंफ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो रिम के ऊपर क्या लगानी है, रिम के ऊपर रिंग लगानी है आयरन की। लेकिन जो रिम है उसका डायमीटर ज्यादा है, आयरन की जो रिंग है उसका डायमीटर कम है। तो कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो कैसे फिक्स कर सकते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक बॉटल है, तो मैंने इसको ऐसा किया तो मेरे पास ये आया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अब ये मान लीजिए व्हील है, इस व्हील के ऊपर मेरे को एक रिंग लगानी है। अब व्हील तो इतना बड़ा है और रिंग है छोटी, तो इसके ऊपर कैसे फिक्स होगी? तो फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन। क्या करना पड़ेगा? थर्मल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो हम जैसे इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होते ही हम इसके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, फिर इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल देंगे, ठंडा पानी डाल देंगे। जैसे ही पानी डालेंगे ये रिंग का डायमीटर फिर से कम होगा, रिंग का डायमीटर फिर से कम होगा, तो ये इस वुडन रिम के ऊपर ये जो व्हील है, लकड़ी का जो व्हील है, इसके ऊपर ऐसा टाइटली पैक्ड हो जाएगा। तो एक बार रिंग को हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर वो एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, फिर व्हील के ऊपर हम आसानी से उसको लगा लेंगे, लगाने के बाद दोबारा उसको ठंडा कर देंगे, ठंडा करते ही वो व्हील के ऊपर टाइटली पैक्ड हो जाएगा, दोबारा से निकलेगा नहीं। जब तक उसको हीटअप नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तब तक वो उस व्हील के अंदर से, व्हील के ऊपर से नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इनिशियल डायमीटर ये है, और हीटअप करके फाइनल डायमीटर ये करनी पड़ेगी। जो व्हील की डायमीटर है वही डायमीटर हमें इसकी रिंग की करनी पड़ेगी। तो ये है इनिशियल डायमीटर 5.231, और ये है फाइनल डायमीटर। तो आपको इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ गिवन है। कैसे गिवन है? इसमें तो डायमीटर दे रखे हैं, और हम लोग सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। इसकी सरकमफेरेंस कितनी आएगी? सरकमफेरेंस से हमें क्या मिल जाएगी? इसकी लेंथ मिल जाएगी। कि हम लोग यहाँ से करना शुरू करेंगे और घूम करके वापस यहाँ आ जाएंगे, तो कितनी लेंथ हो जाएगी? मतलब कि इस रिंग को अगर मैं यहाँ से काट दूं तो बिल्कुल वो सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट रोड बन जाएगी वो तो, ठीक है। तो लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? लेंथ निकालने के लिए सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। लेकिन यहाँ पर आर गिवन नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है, यहाँ पर गिवन है डायमीटर। रेडियस गिवन नहीं है, क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लिख देंगे? 5d, डी मतलब डायमीटर। अगर रेडियस गिवन होती तो सरकमफेरेंस 2πr से निकालते। अगर डायमीटर गिवन है तो सरकमफेरेंस कैसे लिखी जाती है? पाई डी से लिखी जाती है, पाई डी से लिखी जाती है। ओके, अल्टीमेटली ये जो 2r होता है ना, ये 2 इंटू आर, ये किसके बराबर होता है? डायमीटर के तो बराबर होता है। तो 2r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई डी। ओके, अब इसका सोल्यूशन देखिए। मैं क्वेश्चन को इरेज करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ आ गया? तो हम लोग इसके पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, सबसे पहले इस सॉल्यूशन में डायमीटर्स गिवन है। ओके, डायमीटर के बेस पर मैं लेंथ निकालूंगा। तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ एट टेम्परेचर T1। अच्छा, ये T1 और T2 टेम्परेचर क्या होंगे, पहले इसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर को मैं T1 मान रहा हूँ, विच इज 27 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर ये हमसे पूछ रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर वो जो रिंग है वो रिंग के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी।
रिम के ऊपर लग जाएगी। तो T2 हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, T2 को फाइंड करना है। अच्छा, अब हम लेंथ लिखते हैं, लेंथ एट T1 टेम्परेचर, तो मैंने इसको लिखा LT1, लेंथ एट T1 टेम्परेचर। कितनी लेंथ गिवन है? लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अभी बताया मैंने आपको, पाई डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पाई, और डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस से, 27 डिग्री सेल्सियस से गिवन है 5.231, 5.231, और इसको गर्म करना है, गर्म करके एक्सपेंड करना है। कितना एक्सपेंड करना है? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेंथ एट T2 टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर पर क्या लेंथ होगी? पाई इंटू 5.243, 5.243, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे पास है। अब इसके बाद हमें तो फॉर्मूला लगाना है, जनरल फॉर्मूला, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसकी। देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसके पैरामीटर्स को देखिए, मैं क्या लिखने वाला हूँ, जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल्फा, एल्फा इज ऑल्सो गिवन in this question, alpha is also given, alpha is equal to 1.20 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. This is the alpha of the iron. Alpha original length किस टेम्परेचर पर है? T1 टेम्परेचर पर है, एंड डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। और हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से तो पता लगेगा T2 कितना आएगा। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, किसका? डेल्टा T का फॉर्मूला। तो डेल्टा T का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये अल्फा और ये एल, ये मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो फॉर्मूला बनेगा एल इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ इज एट टेम्परेचर T2, इनिशियल लेंथ इज एट टेम्परेचर T1, डिवाइड बाय LT1 इंटू एल्फा, LT1 इंटू एल्फा। तो ये फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया, डेल्टा T की जगह T2 माइनस T1 लिख दिया, और डेल्टा L की जगह लिख दिया फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, वैल्यूज पुट करने से पहले फॉर्मूला में और चेंज कर सकते हैं। ये T2 माइनस T1, T1 तो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। T2 को फाइंड करना है, तो ये T1 को उधर शिफ्ट कर दें, उधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस से उधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हियर द फाइनल फॉर्मूला इज T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना गिवन है? फाइनल लेंथ at T2 temperature, initial length at T1 temperature, initial length multiply by alpha, और माइनस T1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस T1 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, LT2 फाइनल लेंथ इज दिस वन, T2 टेम्परेचर पे होगी ना फाइनल लेंथ, तो कितनी होगी? 5.243 इंटू 5, 5.243 इंटू 5, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओरिजिनल लेंथ इज 5.231 इंटू 5, नेक्स्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज 5.231 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज 1.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और इस पूरे के प्लस में कितना आएगा? 27, प्लस में T1 है ना, तो T1 कितना गिवन है? T1 इज 27 डिग्री। अब देखिए, सबसे पहले ये पाई कैंसिल हो सकता है। अच्छा, माइनस कर लो, माइनस करके फिर पाई कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाई को कॉमन भी लिख रहा हूँ और माइनस भी कर रहा हूँ। ऊपर से पाई कॉमन आ गया, नीचे से भी पाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 5.243 माइनस 5.231, और ये जो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 0.012 ये हमने माइनस किया इसको। उसके बाद में डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में बचेगा 5.231 इंटू 1.2 इंटू 1.20 या 1.2 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻⁻⁷। और इस पूरे के प्लस में क्या है, इस पूरे के प्लस में 27। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी टाइम जो है वो सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं। आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा 191.1 आ जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या था, प्लस में था 27। इस पूरे का सोल्यूशन बताएंगे मैं आपको। देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले पॉइंट्स को हटा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1000 आएगा, डिवाइड में 1000 आएगा, वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 1.20 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा। और ये 10⁻⁻⁵ है, ये अप पेयर से जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10⁻⁵ इंटू 100 10⁻7 हो जाएगा। और ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻6 बचेगी, ये 0 पे कैंसिल होगा, ये 120 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 10⁻6, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर बचेगा 10⁻6 और डिवाइड में आएगा 5231। इसको डिवाइड किया, 10⁻6 का मतलब है 10 लाख। तो 10 लाख को डिवाइड करना है 5231 को, 5231 को, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये सोल्यूशन आएगा। तो फाइनल रिजल्ट इज 218.1 डिग्री सेल्सियस, 218.1 डिग्री सेल्सियस। और बुक के अंदर दे रखा है 218, तो लगभग कितना आएगा, 218 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। Now take the screenshot of this solution. Just wait. The screenshot लीजिए। Then I will give you another question. Just take the screenshot.